हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी नेचुरल कमोडिटी के बारे में जिसका जो यूज़ है मोस्टली हर इंडस्ट्री में किया जाता है। और जो उसका जो प्लांट है, अगर समझ लो आपको उसको उगाना है तो उसको आपको उगाने के लिए सबसे पहले 6 ईयर तक का आपको वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद वो आपको जो प्लांट है आपको 28 ईयर्स तक, ऑलमोस्ट 28 ईयर्स तक उसका प्रोडक्शन या हार्वेस्टिंग देता रहेगा। और वो प्लांट ऑलमोस्ट 19 पाउंड्स ऑफ रबर प्रोड्यूस कर सकता है हर साल। तो आज हम ऐसी ही कमोडिटी का एनालिसिस करने वाले, उसका नाम है रबर कमोडिटी। तो हम रबर के बारे में सब कुछ बताएंगे, वो किस तरह से उगता है, किस तरह से रबर के बारे में बेसिक नॉलेज देंगे, और रबर कमोडिटी किस तरह से उसके अंदर प्राइस के फ्लक्चुएशंस आते हैं, और जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो रबर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन कौन सी कंट्री में होता है, तो उन सब जगह के बारे में भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको याद दिला दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं रबर कमोडिटी के बारे में। तो रबर एक ऐसी कमोडिटी जो मोस्टली इंडस्ट्रियल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, और जो जिसका जो बाय प्रोडक्ट है वो है लेटेक्स। और जो इसका ओरिजिन की अगर हम बात कर ले तो बहुत सारी सिविलाइजेशन ऐसा बोलती है कि इसका जो मेन ओरिजिन है वो सेंट्रल एंड नॉर्थ अमेरिका, सॉरी सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से इसका जो सिविलाइजेशन, जो इसके रबर की जो स्टोरी थी वो वहाँ से ज़्यादा चालू हुई है। और बात कर ले कि इसके पहले जो इसके यूज़ थे रबर से, क्या क्या चीज़ वो बनाते थे, तो वो थी बाउंसी बॉल्स, ग्लूज, और इवन जो रबर के जो सैंडल्स होते थे वो सब बनाया जाता था। पर बात करें अगर चार्ल्स गुडियर की 1839 में उनने कोई ऐसी प्रोसेस बताई जिसका नाम था वल्केनाइजेशन, जिससे रबर की जो भी चीज़ होती थी उसको कोई नॉर्मल चीज़ से इंडस्ट्रियल जो यूज़ होता था उसमें कैसे यूज़ करे, उस चीज़ को, रबर को मतलब इंडस्ट्रियल फॉर्म में कैसे यूज़ करे। तो उसका जो प्रोसेस था वो उन्होंने चालू किया था चार्ल्स गुडियर ने 1839 में, और उस प्रोसेस का नाम था वल्केनाइजेशन। तो हम वल्केनाइजेशन के बारे में जैसे बात करने वाले कि उसके अंदर क्या होता था, जो नेचुरल रबर जो प्रोड्यूस होता था उसको ड्यूरेबल मटेरियल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता था। उसके थ्रू क्या बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस में उसका जो यूज़ था वो होने लगा। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1800 में उसका जो यूज़ था वो चालू हो गया। जो टायर्स होते थे, गास्केट्स होते थे, हॉर्स या फ्लोर के मैट, या बहुत सारे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के जो पार्ट्स यूज़ होते थे उसका जो यूज़ या उसका जो प्रोडक्शन था वो अच्छे से चालू हो गया, के लिए रबर बहुत ही अच्छी कमोडिटी मानी जाती थी फॉर यूजिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर पार्ट्स। बात कर लेंगे 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो डिमांड थी रबर की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये जो बाइक की जो टायर होते थे या कोई भी समझ लो टायर की जो भी मटेरियल या कुछ भी बनता था तो उसके अंदर रबर मेन इंग्रेडिएंट्स था। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और जैसे जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ने लगा उसके कारण जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो भी आगे आने लगे, और उसके कारण जो रबर का यूज़ है वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा होने लग गया। अब हम देख लेंगे तो मेन यूज़ ऑफ रबर, तो उसके अंदर सबसे पहला जो यूज़ है सबसे ज़्यादा, और रबर का जो यूज़ है वो किधर किया जाता है, तो वो है टायर्स। टायर्स में ऐसा बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 50% नेचुरल रबर यूज़ किया जाता है, उसके अंदर 100%। और जो एयरक्राफ्ट होती है, एयरक्राफ्ट के टायर के अंदर 100% नेचुरल रबर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो तभी वो जो टायर होता है वो अच्छी तरह से अच्छी कैपेसिटी से वर्क कर पाता है। तो और बात कर ले अदर ऑटोमेटिक जो भी अदर, उसके अलावा भी बहुत सारे जो रबर के जो यूज़ होते थे, मतलब रबर के पार्ट्स बनते थे जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में यूज़ होते थे। जैसे कि ब्रेक के ऊपर का जो पैड्स होता था वो, गास्केट्स, हॉर्स और सील्स, या विंडोज़, डोर्स, विंडशील्ड्स। और रबर बहुत ही ज़्यादा एयर बैग बनाने में भी रबर का जो यूज़ था वो बहुत ही ज़्यादा होने लग गया। और जो थर्ड यूज़ है वो है फ्लोरिंग्स। तो फ्लोरिंग के अंदर भी कमर्शियल किचन्स और एनिमल शेल्टर्स के लिए जो बनाने की चीज़ होती थी उसके अंदर भी रबर का जो यूज़ था वो भी बहुत ज़्यादा होने लग गया। और जो फोर्थ है वो है क्लोथिंग। क्लोथिंग के अंदर भी जो वेट सूट्स या फिर कोई भी रबर की जो ड्रेस बनती है तो उसके अंदर भी रबर का जो यूज़ है वो ज़्यादा होने लग गया। और फिफ्थ जो है आप नॉर्मली यूज़ करते हैं इरेजर्स, जो कि कोई भी चीज़ को अगर समझ लो पेंसिल से आप कुछ लिखते हो तो उसको वाइप आउट करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो है रबर इरेजर, तो उसमें भी वो ज़्यादा यूज़ होता है। अब जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि कोई भी कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सबको पता होना ही चाहिए कि सबसे ज़्यादा ये कमोडिटी है रबर कमोडिटी, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किधर होती है। तो सबसे पहले जो कंट्री है जिधर सबसे ज़्यादा होता है रबर वो है थाईलैंड। थाईलैंड प्रोड्यूस करता है 43050,639 मेट्रिक टन्स ऑफ रबर प्रोड्यूस करता है ऑन अ ईयरली बेसिस। उसके सामने इंडोनेशिया 3088,400 मेट्रिक टन, मलेशिया 996,673 मेट्रिक टन्स, इंडिया 891,344 मेट्रिक टन्स, और चाइना 864,806 मेट्रिक टन्स ऑफ
जो रबर है प्रोड्यूस करता हो ना ईयरली बेसिस, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि अगर समझ लो कोई भी प्रोडक्शन इन दो या मेन लीडिंग दैट इज थाईलैंड और इंडोनेशिया के पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है रबर का, तो आपको इन जैसे देशों के बारे में, आपको रबर के बारे में किस तरह से उनका प्लांटेशन चल रहा है उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन सा फैक्टर है जो कि रबर की जो प्राइस है उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस लाते हैं। तो वो सबसे पहला जो रीज़न आपको देखने को मिल रहा है वो है ऑटोमोबाइल डिमांड। तो ऐसा बोला जाता है कि ऑलमोस्ट जो रबर की जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। तो ऐसा बोला जाता है कि 75% ऑफ द वर्ल्ड वाइड में मोस्टली जो टायर बनते हैं तो उसके अंदर रबर का इस्तेमाल होता है। दैट इज़ वो बहुत ही बड़ा प्रपोर्शन है। अगर क्लियर रबर का जो यूज़ है, मैंने आपको पहले ही बोला कि कार में जो नॉर्मल टायर बनते हैं उसमें किया जाता है, बम्पर, एयरबैग्स, मैट्स, हॉर्स सील्स, उन सब चीज़ों में जो यूज़ होता है रबर का वो बहुत ही ज़्यादा है। और बात कर ले कि कोई डेवलपिंग कंट्री जैसे कि चाइना और इंडिया जैसी कंट्री हो गई, उसके अंदर जो व्हीकल का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसके कारण भी अपन ऐसा देख सकते हैं कि अगर समझ लो कोई डेवलपिंग कंट्री है और उधर समझ लो जो प्रोडक्शन होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर का वो ज़्यादा है, तो ऐसा बोला जा सकता है कि अगर समझ लो ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर ज़्यादा ग्रो हो रहा है वो कंट्री में, तो जो डिमांड होती है रबर की वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में आपको देखने को मिल सकती है। और जो उसका प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। सेकेंड जो रीज़न है वो है क्रूड ऑयल प्राइस। तो इसका जो आप देख सकते हैं कि इसका अपोजिट रिलेशन है दोनों के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर समझ लो अगर क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ जाए तो जो सिंथेटिक रबर बनता है वो मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा कंपेरेटिव टू नेचुरल रबर। मतलब क्या होगा, अगर समझ लो दो तरह के रबर होते हैं, एक नॉर्मल होता है सिंथेटिक रबर और एक होता है नेचुरल रबर, जो आपको जिसका भी हम एनालिसिस कर रहे हैं। अगर समझ लो रबर का जो प्राइस है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो उसके सामने जो सिंथेटिक रबर है उसका जो प्राइस है मार्केट में उसकी डिमांड फिर बढ़ने लग जाएगी और उसका प्राइस बढ़ने लग जाएगा। तो इसका जो रिलेशन है क्रूड ऑयल प्राइस के साथ वो है सीधा अपोजिट रिलेशन। अब बात कर लेंगे थर्ड पॉइंट दैट इज ट्रेड पॉलिसीज। तो ट्रेड पॉलिसीज के अंदर देखो ITRC करके एक बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो कि कंप्राइज करती है थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया को, जो कि रबर का जो प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया में उसको मॉनिटर करती है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया टॉप 3 कंट्री जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं रबर को। अगर समझ लो उनने कोई पॉलिसी ऐसी ला ली कि जिसके थ्रू उनको पता चले कि नहीं हमको मार्केट में जो सप्लाई है वो इस तरह की ही करनी है, तो उसके थ्रू भी जो 90% ऑफ जो प्राइस है वो टोटली ITRC इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि उनके ऊपर होता है कि मार्केट में कितना सप्लाई करना है रबर को। फोर्थ रीजन है ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई और डिमांड कॉमोडिटी है, तो कॉमोडिटी के अंदर सिंपल सी बात है कि मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई और डिमांड किस तरह की उसके ऊपर भी उसकी जो प्राइस है वो पूरी डिपेंडेंट होती है। अगर समझ लो मार्केट में जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाए इन कंपेरेटिव टू डिमांड, तो अगर सप्लाई ज़्यादा होने से क्या होगी कि उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी इन कंपेरेटिव टू उसकी जो रियल वैल्यू है उससे। अगर समझ लो मार्केट में उसकी सप्लाई कम है और उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है तो उसका जो प्राइस है वो आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। अब बात कर ले US डॉलर। तो US डॉलर तो सिंपल सी बात है कि US डॉलर की इसका जो रिलेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में। अगर समझ लो US डॉलर है वो अगर समझ लो स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरेटिव टू अदर करेंसी, तो जो प्राइस होगा रबर का वो कम होगा। और इन कंपेरेटिव अगर समझ लो US डॉलर वीक होगा तो जो प्राइस होगा रबर का वो आपको अच्छे ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो होप करता हूँ कि आपको रबर का जो एनालिसिस हमने किया वो अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।